फोर्स पे आ जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। और हमने मैग्नेटिक फील्ड मेरे ख्याल से आपने पढ़ा ही होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यू कैन ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंस है, तो दोनों फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अलग से मैग्नेट ला करके फोर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू विद द करंट आल्सो और चार्जेस आल्सो। And if you want to generate electric field, you can do with the magnet also. So these two are same forces, but their manifestation is different. They present themselves in a different way. बहुत ज़्यादा different भी नहीं है, basic law इनके similar ही हैं, but कुछ basic properties इनकी differ करती हैं, but they are of the same thing. यानी एक ही कोई quantity है, एक ही type of force है, और they are presenting themselves in a different way, in a different type of situation. So that is why after some time this two field, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड अलग से लोग पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैट अलग से पढ़ते थे, धीरे धीरे इनके बीच में थोड़ा सा कोरिलेशन आया कि कुछ इनका बिहेवियर कुछ सेम है। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का एक नॉलेज था, दैट वाज समथिंग लाइक वी हैव ऑलरेडी मेड मैग्नेटिक पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो पुराने टाइम से ही दे यूज टू सी कि ऐसे कुछ स्टोन्स हैं, एंड दीज स्टोन्स अट्रैक्ट देमसेल्फ एंड समटाइम दे रिपेल देमसेल्फ। तो दे हैव डेवलप्ड अ थ्योरी कि भाई बस वो जैसे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन द सेम सेंस वी आल्सो हैव पोल्स, एंड दीज आर मैग्नेटिक पोल्स, एंड दे आर डिफरेंट। कुछ स्टोन में पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो नहीं, नॉर्थ पोल कह देते हैं उसे, कुछ स्टोन्स में आपके साउथ पोल होते हैं, एंड दे डू सर्टेन काइंड ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव काइंड ऑफ नेचर देयर विल बी बिटवीन दीज स्टोन्स। बट लेटर जब थोड़ा सा फाइननेस आना शुरू हुआ, व्हेन पीपल स्टार्ट ब्रेकिंग दिस स्टोन, मतलब मे बी इट इज अराउंड 1800 समथिंग, they start breaking it, and they go on breaking, go on breaking, go on breaking. Even for the tiniest stone, they found that both the character is there. It means जो पहले थ्योरी था कि दोनों पोल्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, दोनों पोल्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। इवन दो इफ यू ब्रेक द स्टोन इन अ वेरी 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 स्मॉल डायमेंशन। ऑब्वियसली 1800 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय वो मिलीमीटर से ज्यादा छोटा नहीं बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर जो आंखों से दिख सकता है। बट even you can go with a very small atomic size, then also you cannot separate these two things. यानी दोनों पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप और फाइनली उसको ब्रेक में, you will reach to a single domain state. In that domain you will always have a positive and negative north and south pole both in a same system. ये भी थ्योरी चला बहुत दिन, फिर लोगों ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया अपने थ्योरी में। Then in 1900, मेरे ख्याल से Astrid was in 1900, 1912 या something में कोई experiment he was performing, and he saw that he was actually explaining current kind of system, and he kept a needle. तो compass needle उसके पास रखा और current he was flowing in certain circuit, and that needle start moving. So he concluded that the magnetic poles are not the real thing, they don't exist actually, but the basic source which produce a magnetic field is current only, that is moving charges. फिर थ्योरी में चेंजेस आ गए, फिर लगा कि अरे पहले तो पोल्स दो होते थे, हमने तो दो कहा था, वो दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। अब तो कुछ और ही कहानी हो गई कि वी हैव करंट, एंड दे करंट कैन प्रोड्यूस, एंड दे आर एक्चुअली द बेसिक सोर्स ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड। डज इट सो कि करंट ही बेसिक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, ये पोल्स एग्जिस्ट करते हैं? सर करंट ही है, करंट है कैसे? अच्छा, परमानेंट मैग्नेट में तो करंट नहीं जाता है ना, तो फिर वो भी एग्जिस्ट करते हैं।
So they are the pole एम्पियर pair. लॉ। फिर से बताओ, क्या समझा नहीं, फिर से बोलो। फैराडे लॉ से सर एम्पियर सर्किट लॉ सर। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। नहीं तो जो अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक स्टोन है जिसमें जिसको हम परमानेंट मैग्नेट कह रहे हैं, तो उसमें कहाँ से आ गया? वो तो मेरे पास सर उसके जो परमानेंट। इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर फिर वो वो एज अ करेंगे करंट अंदर। कुछ बिहेव करेंगे, वो अपने वेरी गुड, डाइपोल्स बनेंगे। वेरी गुड। सो ईच एटम हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एवरी इलेक्ट्रॉन, आपके पास अगर एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 के 20 इलेक्ट्रॉन दे आर मेकिंग डाइपोल्स। when they're rotating in an orbit they will produce magnetic field. अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो obviously these field get cancelled out. And if the arrangement in such a way that they give non-zero value of this magnetic field, means a dipole moment, if there is a dipole, this dipole moment is coming from nothing, any structure which is there in the atom, it is just the motion of charges. तो जो आपके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, they are also producing a magnetic field, and they are actually producing a magnetic field in the permanent magnet, and they are aligned in such a way. हम क्या करते हैं, एटम से ही हम क्रिस्टल बनाते हैं, और एटम के अरेंजमेंट से कुछ एक छोटा क्रिस्टल बनता है जिसको आप नॉर्मली अलग अलग शेप के आपने क्रिस्टल पड़े होंगे, उसी क्रिस्टल के कंटिन्यूस अरेंजमेंट से वी गेट द सॉलिड. So if we have a non-zero for the any atom, non-zero अगर magnetic field है, और they are aligned in such a way in any particular direction, then the whole solid will show me the net magnetic field or net dipole moment or net positive and north and south. There will be a net value of that particular thing. तो कहीं और से नहीं आ रहा है, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है अलग से कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किसी ने नॉर्थ पोल या साउथ पोल रखा है, नहीं. दे आर ओनली द करंट. Means charges when they are moving they produce the magnetic field. चाहे वो परमानेंट मैग्नेट की बात हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो, चाहे किसी भी मैग्नेट की बात हो. Clear? So that is why he said कि the basic source of magnetism or magnetic field is actually the moving charges. तो उस एक्सपेरिमेंट से फिर से मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुए थ्योरी में, एंड पीपल स्टार्ट डिफाइनिंग कि भी हम डिफाइन कैसे करें मैग्नेटिक फील्ड को. तो क्या, जैसे हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, करंट का डेफिनेशन कैसे करते हैं हम? एनी आइडिया हाउ वी डिफाइन द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ करंट 1 एम्पियर? When 1 coulomb of charge travels for 1 second. But how, which experiment you do to define that? Define सर तब दो करें. पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स चेक करते हैं. Yes, and if you keep everything unit value, distance शायद आप unit रखा है, current यूनिट रखा है, बाकी सारी चीजें यूनिट रखी हैं जो भी रिक्वायरमेंट है, then you can say the force will be equal to some constant. If that is equal to that constant, then we can say this, the current which is flowing, this is 1 ampere. तो normally वो experiment, यस वो 2 into समथिंग पावर होता है. यस वो 2 into 20 पावर समथिंग होता है. हाँ वो तो वैल्यू हम बाद में देखेंगे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बट इट विल बी, इफ यू कीप एवरीथिंग 1, देन ऑब्वियसली जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा उसी का नंबर आएगा आपके पास. तो वो नंबर के अगर इक्वल आपका फोर्स आ जाता है दोनों वायर के बीच में, normally we use this method to define 1 ampere. बट अभी ये feasible बहुत जगह नहीं है, बहुत सारे लैब में नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती है ना, इस डेफिनेशन के लिए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हर कंट्री को उसे करके रखना होता है. तो हर कंट्री को तो हम डिफाइन करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए जो पहला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज नॉट एनी डिफरेंट थिंग. This was the formula which was given to standardize the quantity of magnetic field. तो magnetic field का quantity decide करने के लिए क्यों इसको हम इसका एक definition बना देते हैं कि magnetic field है तो field की strength क्या है उसको हम define कर देते हैं. तो define करने के लिए people thought कि भी formula क्या लगाएं. तो formula was there and that is called Lorentz force. Lorentz force भी पढ़ा ही होगा आपने, मैक्सिमम चीजें आपने ये पढ़ रखी है ना? यस सर. अगर किसी रीजन में, हमारे पास कोई रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और एक चार्ज है,
If the charge is stationary, then it will only feel the electrostatic force. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फोर्स फील करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करना शुरू कर देगा. लेट अस अज्यूम कि उस रीजन में हमारे पास ये जीरो है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड चार्ज इज देयर बट विच इज स्टेशनरी, देन वी कैन नॉट मेजर द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाई नहीं देता. हम तो उसे कहीं वेव मशीन पे रख करके या कहीं देख करके या माइक्रोस्कोप से देख करके तो मेजर कर नहीं सकते. तो उसका इफेक्ट को ही हम मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर ओनली द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए किया कि अगर चार्ज मूव कर रहा है और किधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स का रिलेशन 300 साल हो चुका था पढ़ते पढ़ते. तो उस पे हम महारत, उस पे हमने क्या कर लिया था, मास्टर ऑफ दैट. हर चीज को हम क्या करते हैं, Yes, sir. वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वाला जो केस है ना, इस पे लेके आ जाते हैं, बिकॉज 300 years वी हैव डन ओनली दिस थिंग. और उसका जस्टिफिकेशन Yes, हमें sir. अर्थ के मोशन, मार्स का मोशन, सभी के मोशन से भी मिल गया था कि यस दे आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. हमने जो न्यूटन ने डिस्कवर कर रखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. इट इज सो मच एक्यूरेट एंड थिंग्स हैज बीन ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड ट्राइड फॉर 300 years. तो इस पे हम डाउट नहीं कर सकते हैं. यानी इस फोर्स से अगर कोई, इस फील्ड से अगर कोई फोर्स जनरेट हो रहा है तो फोर्स की स्टडी हमें तो बहुत अच्छे से आती है. तो फोर्स को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, यानी 1 न्यूटन को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं. 1 न्यूटन हमें 1 मीटर पर सेकंड का, पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देगा. तो ये सारी चीजें हमें, अगर हम मास 1 kg रख लेते हैं तो हमें ऐसा ऐसा चीज मिलेगा. तो उसमें हमने मास्टरी कर रखी थी, तो उसमें हमें डाउट नहीं था. तो वी यूज दिस फॉर्मूला and people have used this formula, and they have quantitify, they have fixed the amount कि इस amount को हम एक standard value कहेंगे, उसका unit भी हम define करेंगे, और इतना होगा जो कि ये सारे effect को produce करेगा. So if this particular thing is stationary in a magnetic field, this will not going to experience a force, because this formula is self, it is saying कि अगर magnetic force, इसको हम Fe भी लिख देते हैं कई बार, और इसको हम Fm लिख देते हैं. अगर आपने बुक में भी देखा तो ये लिखा रहता है, दिस इज लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स. तो इफ दिस इज जीरो, हमने अज्यूम कर लिया कि उस रीजन में हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो जीरो है, तो दिस इज जीरो. सो एफ इज विल बी इक्वल टू एफ एम, एंड एफ एम विल बी क्यू वी क्रॉस बी. क्लियर? अब हम क्यू की क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं, क्यू की क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं. वेलोसिटी को भी हम फिक्स कर देंगे. वेलोसिटी भी हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी हम 1 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं. And then keeping these two quantity fixed, whatever the force which is experienced by this charge which is here, अगर ये मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वेलोसिटी से और स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है, if that is moving, it will start deviating from its path because it will experience a force. अगर वेलोसिटी है इसकी, आपने इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, और इस जिस रीजन में वो एंटर कर रहा है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके पास चार्ज क्यू है, अगर ये दोनों क्वांटिटी आपको पता है तो वो कहाँ मूव करेगा या मूव कहाँ पे उसने किया है, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि व्हाट इज द फोर्स. ये तो सिंपल इक्वेशन है ना. एक्स डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद अचानक से वाई डायरेक्शन में चला गया, या उसने कर्व ले लिया, तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट हाउ मच फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हैज बीन एक्टेड. इज इट क्लियर? अगर आपने क्यू और वी फिक्स कर दिया तो फोर्स तो फिक्स हो गया ना. अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका पहले से, आपको नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बट अगर वो फिक्स्ड है तो फोर्स तो फिक्स हो गया ना. Yes, sir. तो Q अगर आपने 1 यूनिट लिया है, V आपने 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट नॉर्मली हम मीटर पर सेकंड लेते हैं, और Q 1 यूनिट इज कूलम लेते हैं, then force whatever you get, that is actually nothing but it will be equal to magnetic field, quantity wise, not unit wise. ठीक है? तो जो भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा वहां पे, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आपका ये चार्ज पार्टिकल जब वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो भी फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट विदाउट नोइंग द मैग्नेटिक फील्ड. आप उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ मोशन की स्टडी करनी है आपको. तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द फोर्स, तो फोर्स का जो भी वैल्यू आया है, नॉट द यूनिट, यूनिट तो ऑब्वियसली न्यूटन आएगा, पर जो भी वैल्यू आया, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B. Is it clear?
Yes, It sir. means Yes, sir. we can say that magnitude of B at any point in space is equal to the force experienced by the unit charge moving with a unit velocity along a direction perpendicular to the direction of the magnetic field at that point. वो एक perpendicular की जो line है वो इसलिए आई है because you can see this cross product. आपको पहले ही पता है कि अगर दो वेक्टर हैं A and B और उनके बीच में कोई एंगल है, आपका जो नेट मींस V क्रॉस B, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं A क्रॉस B. A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू दैट, जिसको हम C कह सकते हैं. Perpendicular to both these vectors. यानी जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है उस प्लेन से वो Yes, sir. उस प्लेन के perpendicular होगा. हाँ, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों वेक्टर के ना कह के हम ज्यादातर यही कहते हैं कि प्लेन जिस प्लेन में दोनों लाई कर रहे हैं A एंड B, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका फोर्स आएगा. So that is why this line is written कि वो जो force field होगा वो force इस direction में होगा. Okay, and that would be equal to your magnetic field. ये तुम्हारा हो गया quantity wise. अब direction भी यहाँ से clear हो जाता है. Direction भी आपके पास clear हो जाएगा. The direction of the magnetic field at any point in space is the direction along which the charge is moving in that magnetic field experience no force. अब डायरेक्शन अगर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या करेंगे हम? पार्टिकल को हम Vx देंगे एक बार, Vy देंगे एक बार और Vz देंगे एक बार, अगर हम 3 डायमेंशन में इसमें चल रहे हैं. तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो यस इट इज एक्सपीरियंसिंग सर्टेन फोर्स, यस इट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन फोर्स. बट इन दिस डायरेक्शन व्हेन आई एम passing the charge to this magnetic field, it does not experience any force. It means what I have done. जो फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हो, अगर मेरा ये V क्रॉस B है और ये Z डायरेक्शन में है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि वो Z डायरेक्शन में, तो अगर मैंने V भी Z रखा है तो आंसर क्या आएगा? Zero. Zero. So I can say कि if I make these velocity, मैंने different velocity रखी, एक बार मैंने x में दिया, it is experiencing a force. एक बार मैंने y में दिया, it is experiencing a force. When I throw it in a z direction, then the force is zero. It means the magnetic field direction is in the z direction. तो डायरेक्शन पता करने का क्या तरीका है? जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा वही डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? Yes, sir. जिस डायरेक्शन में आपने बाई चांस आपने उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में आपको नहीं पता है किस डायरेक्शन में था, बट आपने चार्ज को डायरेक्शन दे सकते हो. इफ यू मेड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें जब चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा है फोर्स, यानी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस फॉर्मूले से हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं एंड वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? उस पार्टिकल को अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन का वेलोसिटी देना होगा और वो वेलोसिटी उस डायरेक्शन को मैं ढूंढना है जिसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस वो ना करे. If it doesn't experience any force, that means the magnetic field is in that direction. Okay, so both the things, magnitude भी निकाल सकते हो and second is direction. दोनों चीजें. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर अगर ये FM इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखा है, लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन मान के चलिए किसी भी एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में v वेलोसिटी से चल रहा है. ओके, मतलब तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका v कुछ और होगा और मूविंग फ्रेम के रेफरेंस में तो FM जो है वो अलग, मतलब उसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगे वो अलग अलग आएंगे. Yes, दोनों फ्रेम ऑफ that may differ. Relativity
जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इफेक्ट डाल देते हैं। आप किस फ्रेम में बैठ के सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। हम जो कर रहे हैं लैब फ्रेम में कर रहे हैं। अगर आप चार्ज पे बैठ जाओगे तो दैट विल बी अ डिफरेंट पिक्चर। इफ यू आर इन एक्सीलरेटेड फ्रेम दैट विल बी अ डिफरेंट पिक्चर। तो वो बहुत मैटर करेगा। देखो एग्जांपल, अब यहीं पे एग्जांपल क्या है, सिंपल ले लो आप। मैं स्टेशनरी में यानी लैब फ्रेम में हूँ और चार्ज मेरा मूव कर रहा है, उसे मैंने एक्स डायरेक्शन दिया है। अब मैं अपने आप को वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं जिस फ्रेम में बैठकर मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं वाई डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने जो पार्टिकल थ्रू किया है वो एक्स डायरेक्शन में किया है, और आप मूव कर रहे हो वाई डायरेक्शन में। लेकिन आप जब मेजर करोगे उसका वेलोसिटी, तो इट विल नॉट बी एक्स डायरेक्शन, इट विल बी समथिंग विच इज इन एक्स एंड माइनस वाई प्लेन। भाई वो तो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना। यस सर। तो दैट विल मीन एक, तो उसको जब क्रॉस प्रोडक्ट आप बी से करोगे और बी भी डिफरेंट होगा, जो बी आपने प्रोड्यूस किया है वो भी उस यस जो रेफरेंस जो मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बी विल बी ऑफ अ डिफरेंट डायरेक्शन। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। यस सर। तो ये बड़ा है। इसको मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो जो रिलेटिविटी में एक्सप्लेन करते हैं क्यों ये जो लाइट है, लाइट बड़ा यूनिकली बिहेव करता है वो, दैट इज यस सर, आई वाज गोइंग टू फॉलो अप ऑन दैट कि मतलब फिर कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है फिर वो बहुत ही मतलब क्या बोलिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है ना उस हिसाब से। तो क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज वेलोसिटी के साथ बदलते हैं तो लाइट के भी प्रॉपर्टीज जैसे स्पीड ले लें तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ आना चाहिए बदलाव। हाँ नहीं बदल, वो तो फिक्स रहता है ना। यस सर। That is which is answered from this kind of logic, but है that is वो आइंस्टीन को कैसे समझ में आया पता नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आता वो। it was but गैलीलियो समझ गया था इस चीज को। आइंस्टीन आइंस्टीन से पहले गैलीलियो was he was before Newton also, he understood this relativity in his own time, जब कुछ भी नहीं था, फॉर्मूले भी उतने नहीं थे। सारे फॉर्मूले तो न्यूटन ने निकाले हैं, डिफरेंशिएशन न्यूटन ने निकाला है, इंटीग्रेशन का भी कुछ पार्ट न्यूटन ने किया है, सारा तो उसे ने किया है। बट गैलीलियो वाज एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सर रिलेटिविटी। लेकिन गैलीलियो के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में तो स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट नहीं माना गया उसमें तो। नहीं वो उसने देखो सबसे बेस्ट आइडिया उसने जो दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर। यस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो उसको उस समय समझ में आ गया 400 ईयर्स बैक में, आइंस्टीन से पहले की बात है, 350 ईयर्स पहले, तो वो अगर वो अभी भी आप अभी मैं कहूँ ना कि आप एक इनर्शियल फ्रेम डिजाइन करो और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम डिजाइन करो, तो यू वोंट बी एबल टू डिजाइन, इवन योर ब्रेन विल नॉट एबल टू थिंक कि कैसे मैं समझ लूं इस चीज को। हमारा यस। ब्रेन ही इस चीज को, क्योंकि हम जो है ना पूरी लाइफ हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही रहते हैं, इनर्शियल फ्रेम में कभी जाते ही नहीं। इनर्शियल फ्रेम में जाने के लिए हमें नहीं, हमारे ब्रेन को जाना पड़ता है। ही हैज टू थिंक कि नथिंग इज देयर। वो योगा करने वाले जा सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं जा यस सर। सकते। लेकिन गैलीलियो ने ये वो न्यूटन आइडिया जो था कि एक मतलब एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको उन्होंने गॉड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा था, गैलीलियो उसमें मानते थे जिसको कि आइंस्टाइन ने बाद में नकारा। बट वो ये था कि वो जब ट्रैवल करता था उसमें क्या था, बोट में, शायद बोट में फर्स्ट टाइम उसने फील किया यस कि सर। ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं अगर आंखें बंद कर दूं, मैं ये सोचूं कि कुछ भी नहीं है, तो देन देयर इज अ समथिंग लाइक अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज देयर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैलीलियो समझ गया था और आज हम भी नहीं समझ पाते हैं। सब पढ़े देखो, इक्वेशंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन लिख लिख के सारा कुछ सॉल्व हो जाता है, बट उसको फील करना इट इज वेरी और डिफिकल्ट। सर आइंस्टाइन से पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पॉइंटियर ने यस, जो है सारे डेरिवेशंस ऑलमोस्ट कर दिए थे स्पेशल 1896 रिलेटिविटी के। शायद 1896 या 1898 में किया था। यस सर। बट यस सर। people are saying कि शायद आइंस्टीन ने वहां से देखा था, बट पता नहीं वो देखा था कि साइमल्टेनियसली दोनों ने किया था, वी डोंट नो। उसे बट छुपा दिया है। आइंस्टाइन का आइडिया काफी लेट आया सर पॉइंटियर से। उनका 10 साल 96 में लिखा है, 10 या 6-7 साल की बात है, 96 या 98 की बात है। और ये इन्होंने 1905 में लिया था, बट 5 में। दोनों में आपस में कोई मिले नहीं थे कभी। ऐसा कुछ था नहीं कि मिले हो, मे भी पेपर उसने देखा हो, बट जो फेम आइंस्टीन को मिला उसको नहीं मिल पाया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट व्हिच इज यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। आज आपका टाइम इधर उधर ही जा रहा है। हाँ? तो दिस वैल्यू इज रफली हाउ मच, दिस वैल्यू इज
दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू. टेस्ला इज अ गुड अमाउंट ऑफ फील्ड. आप 1 टेस्ला अगर फील करोगे ना तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड. और 1 टेस्ला 2 टेस्ला 3 टेस्ला इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. मतलब ये आप मैग्नेट अगर आपने कभी यूज किया हो तो बहुत हार्ड मैग्नेट जो बहुत चिपकते हैं बहुत मुश्किल होता है निकालने में. वेरी टफ. these are in those values are in टेस्ला. तो दैट इज वेरी हाई वैल्यू. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में जो फोर्स है वो एक हाई वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है. जो नॉर्मली हमारे पास फिजिबल जो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इन गॉस. तो 1 टेस्ला जो दूसरा यूनिट हम नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज 10⁴ गॉस. दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट. देखो 10⁴ टाइम्स गॉस का 1 टेस्ला है. जो अर्थ का कितना होता है? आई थिंक इट इज 0.35 रफली. इसी के आसपास ऊपर नीचे वैल्यू वेरी करता रहता है. तो किसी भी अर्थ सरफेस पे अगर मूव करते हो तो यू गेट दिस काइंड ऑफ फील्ड, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. तो आपको अगर टेस्ला प्रोड्यूस करना है तो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ, या तो परमानेंट मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और या तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तब जाके आपको टेस्ला का फील्ड मिलेगा. टेस्ला फील्ड इट इज नॉट इजी टू प्रोड्यूस, बट दिस इज वेरी इजी. गॉस आप प्रोड्यूस कर सकते हो एंड दिस इज अ फीजिबल वैल्यू. इसमें हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. बट टेस्ला आपका अगर 10 टेस्ला 20 टेस्ला हो जाए तो दैट इज अ क्वाइट इफेक्टिव फील्ड. एंड यू माइट हैव सीन कि वे सीटी स्कैन ये सब करवाते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है. वहां पे ज्यादा नहीं होता है, हार्डली 1.5 टेस्ला 2 टेस्ला इसी के आसपास होता है. बट यू नीड टू रिमूव ऑल द मेटल पार्ट्स फ्रॉम योर बॉडी. मतलब आपने अगर कोई पेन या कोई चेन या कुछ बेल्ट वगैरह लगा रखा तो आपको रिमूव करना होता है बिकॉज इट कैन बी अट्रैक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू एंड दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू. एंड दोनों ही यूनिट आप यूज कर सकते हो टू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास डायरेक्शन हो गया, सॉरी मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया इसी इक्वेशन से. और टेस्ला यूनिट, टेस्ला को आप डिफाइन यहाँ से भी कर सकते हो. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हो तो दैट इज बी इज इक्वल टू एफ क्यू एंड वी. तो यू कैन राइट 1 न्यूटन that is and 1 coulomb and 1 meter per second. So this will be the something which is SI unit. You can say Newton second coulomb meter. ये आपका स्टैंडर्ड. बट नाउ वी कैन ऑल्सो यूज अनदर एक्सपेरिमेंट. उसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो एक्सपेरिमेंट दोबारा में जब फोर्सेस को डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे हमें यूज करना है. बट द एक्सपेरिमेंट विच अर्लियर आई वाज डिस्कसिंग दैट इज दिस वन, अ पैरेलल वायर having certain amount of current, both is having I and they're flowing in the same direction, and you have certain distance where you can justify this or quantify this as R21 or R12 whatever it is. Say this is 1, this is 2. It is 2, 1 is the position of second wire with respect to 1. This is something like this one. So when you, because once you have said that source of magnetic field is moving charges, so it means, and from this equation what you can see that a charge which is placed in a magnetic field will experience a force. It means we don't require to produce a magnetic field from any magnetic source or permanent magnetic field. We don't need that. We can produce that magnetic field by a current only. So हमें इस इक्वेशन में इस पार्ट को भी हम अगर करंट से जनरेट कर लें आई से तो हमारा सारा केस करंट से ही हम सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा जो हमारा Q है और हमारा एक V है, इनको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. We can replace this value by something else. That is, we can replace, if we can replace these two quantity by current only, then we can use two different current and we can study the forces between these currents. तो लोगों ने पैरेलल वायर बनाया, उस पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में भी फ्लो करवाया करंट और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो. द वायर स्टार्ट बेंडिंग. व्हाई द वायर विल बेंड? बिकॉज देयर विल बी समथिंग लाइक अ फोर्स. तो वायर पे क्या होगा, जब भी आप इस तरीके का अरेंजमेंट करोगे तो इट विल आइदर इट विल गो आउटवर्ड और इट विल कम इनवर्ड. क्योंकि अब डायरेक्शन की अगर बात करो तो यहाँ पे चार्ज, करंट इज नथिंग बट द चार्जेस आर मूविंग. आपके नेगेटिव चार्ज जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो इफ दीज चार्जेस आर मूविंग, तो हमें पता है कि मूविंग चार्जेस दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस वायर इज गोइंग टू प्रोड्यूस magnetic field around itself. It means when you bring the wire
Again, this wire is also having certain charge, maybe negative, maybe positive, whatever. नेगेटिव ही लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, तो वी विल टेक नेगेटिव. सो दीज नेगेटिव चार्जेस विद इन दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी मूविंग, because you have a current, so these charges are moving. So if these charges are moving in this particular wire, then these individual charges is going to feel a force which is due to this field which is produced by one this wire. तो ये वायर ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया है आइदर इनवर्ड होगा इस स्क्रीन के या आउटवर्ड होगा स्क्रीन के, क्योंकि इट विल बी कर्ल काइंड ऑफ थिंग. तो बाद में और डिटेल में देखेंगे कि वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो क्वांटिटी हम बाद में देखेंगे. बट अभी हम इमेजिन कर सकते हैं दिस इज प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट विल बी इनवर्ड और आउटवर्ड. यानी वो विद इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन हो सकता है. ठीक हो, तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो थंब रूल से, बट विद इन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन हो सकता है. दोनों केसेस पॉसिबल है. एंड द चार्जेस आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो इस प्लेन में चार्ज मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर उसके फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली आउटवर्ड या इनवर्ड होगा. तो जब भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो वायर स्टार्ट मूविंग. So that force we can find ki how much that force is, and we don't need any magnetic source. We can use current only to produce the magnetic field. So that become very easy. So what we can write Fm, which we already know as QV cross B, that can be modified as IDL cross B. Q and I is I क्या होता है Q by T. V हमारा पहले से ही था, तो सॉरी यहाँ पे हमें यहाँ पे डीएल लिखा है ना, मैंने ये आई लिखा है ना, तो दिस इज डीएल. तो क्यू डीएल बाय टी, तो दिस इज क्यू वी. सो आई कैन राइट आई डीएल, यहाँ पे मैंने डीएल मल्टीप्लाई नहीं किया, डीएल. तो आई डीएल कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर क्यू वी क्वांटिटी इन एनी वायर. तो वायर के केस में हमें पता नहीं कि चार्ज क्या है और कैसे मूव कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने चार्ज को फ्री नहीं रखा है, वायर के अंदर है और उसकी वेलोसिटी है. तो इस क्वांटिटी को वी कैन रिप्लेस बाय आईडीएल. यानी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो कोई, वो एलिमेंट आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दैट इज अप टू यू. यू कैन डू कि आपने एलिमेंट 1 सेंटीमीटर का लिया है, 2 सेंटीमीटर का लिया है, या इनफाइनाइट एलिमेंट लिया है, दैट इज अप टू यू. You can take any value. So IDL is nothing but it is QV. So I will replace QV by IDL. And there is a B. अब B की वैल्यू जो रिप्लेस करनी है वो B क्या करना है, यहाँ पे अब फॉर्मूला हमारे इस केस के लिए, अगर इस केस की बात कर रहे हैं जब वायर का अरेंजमेंट है, तो आई विल प्रिसाइजली कॉल इट एज F21. इट मींस फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2. जैसे यहाँ का था ना, डिस्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1. So force on 2 यानी second wire due to first wire. So that will be equal to I2 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे QV लिखा था ना, तो QV हमारे क्या था, चार्ज है विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे करंट है विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कौन सा है I2 एंड DL2 क्रॉस B1. B1 is magnetic field produced by the first wire. And this is the element, current element for the second wire. So that second wire is going to feel a force, and that force is force on second due to first. Clear? इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो स्टेटमेंट में लिख, the force is second due to 1, that will be equal to the current element of the second wire cross product with the magnetic field due to the first wire. And you can always write the reverse also, because Newton, you can use Newton's third law है ना. Yes, sir. Yes, sorry, forces are equal and opposite. अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं है तो दोनों सिस्टम के बीच में अगर कोई फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, या कोई सिस्टम के बीच में फोर्स है, तो दैट विल ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. तो दैट विल बी इक्वल टू I1 DL1 क्रॉस B2. अभी हमें एग्जैक्टली B2 नहीं पता है कि कितना है, या B1 हमें नहीं पता है कि कितना है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन है. दैट इक्वेशन इज, so what is B1 or what is B2?
ये है क्या? So mu naught upon 4 pi. Sir, 4 pi magnetic 4 ideal pi I. sin theta 5 1 and 2. यस, ठीक है, मतलब दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऐसा कुछ। आपने क्या बताया? म्यू नॉट हाँ आई सर, अपॉन आपने साइन में 90 ले लिया है तो 1 ही हो गया, तो आपने ये बताया मुझे, ये बताया ना आपने, म्यू नॉट आई यस अपॉन सर, 2 ये पाई। स्ट्रेट लाइन का होता है। यस सर। हाँ, तो ये तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये कैसे निकालेंगे। हमें तो नहीं पता ये, हमें तो सिर्फ ये भी नहीं पता हमें। सर तो बायो सेवर्ट लॉ से फिर निकालिए फिर पहले, और क्या, पहले ये निकालते हैं। यस, तो हाउ वी गो विद द सिलेबस, सिलेबस में देखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ है। पहले आपने ये डिस्कस किया, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, देन बायट सेवर्ट लॉ। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज बी, तो बी के लिए लोग गए किसके पास? बायोट एंड सेवर्ट, सेवर्ट नहीं है, सेवर्ट लॉ।